नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। इतिहास के कुछ काले पन्ने अक्सर वर्तमान में कचोटते हैं, तब जब हम खुद को विक्टिम मानते हैं। ऐसे में इतिहास का पन्ना बहुत ही सावधानी से खोलने की जरूरत होती है। साथ ही परोसे गए इतिहास का अवलोकन भी सिर्फ और सिर्फ वैलिड सबूतों के साथ ही होना चाहिए। दोस्तों, एक बार मैं फिर यह दोहराना चाहूंगा कि इस वीडियो को बिना अंतिम तक देखे किसी भी निष्कर्ष पे न पहुंचिएगा। पुष्यमित्र शुंग के इस सेकेंड पार्ट में हम उसके काले अध्यायों का गहरी छानबीन के साथ अवलोकन करेंगे और सभी पहलुओं पर गौर करेंगे ताकि उसका एक्चुअल इतिहास सबके सामने आ सके। पुष्यमित्र शुंग पर जो सबसे बड़ा आरोप है वह यह है कि उसने अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या छल पूर्वक कर मौर्य शासन का खात्मा कर वैदिक साम्राज्य को खड़ा किया था। निश्चित ही दुनिया के तमाम इतिहासकार इस पर एकमत है कि शुंग मौर्य साम्राज्य का सेनापति रहा होगा जिसने सम्राट को धोखे से मार डाला। देखा जाए तो प्राचीन काल में एक वंश से दूसरे वंश में सत्ता का हस्तांतरण हत्या से ही होता आया है। आप तथागत बुद्ध के समकालीन हर्यक वंश का उदाहरण देख लीजिए। उसमें अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार जो कि बौद्ध मार्गी थे उनकी हत्या कर देता है और सत्ता हथिया लेता है। तो क्या वह उसके बाद वैदिक धर्म का प्रचार करने लगता है? जबकि सच्चाई यह है कि उसके बाद वह सम्यक मार्ग में विलीन हो जाता है। इसी तरह से हर्यक वंश के बाद सत्ता आती है शिशुनाग वंश की। आपको क्या लगता है, शिशुनाग वंश को हर्यक वंश ने गिफ्ट में दिया था सत्ता, या फिर शिशुनाग वंश ने भी उस पर आक्रमण किया होगा, उनकी हत्याएं की होगी और फिर सत्ता हथियाया होगा? शिशुनाग वंश के बाद आता है नंद वंश और फिर इसके बाद आता है मौर्य वंश। ये तो बच्चा बच्चा भी जानता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम राजा धनानंद की हत्या करके सत्ता पे काबिज हुआ था। और फिर मौर्य साम्राज्य का भी खात्मा इसी तरह से शुंग वंश के द्वारा होता है। कहीं कहीं पे मौर्य वंश के 9वें राजा बृहदत्त बताए गए हैं, कहीं पे 12वें और ज्यादातर में 10वें राजा बताए गए हैं। और ऐसा नहीं है कि यह सिलसिला रुक जाता है। इसके बाद फिर कर्णव वंश आता है, वह भी शुंग वंश की हत्या करता है और फिर सत्ता पे काबिज होता है। और फिर आते हैं सातवाहन, वो भी कर्णव वंश के अंतिम सम्राट की हत्या करते हैं और फिर वह मगध पे कब्जा कर लेते हैं। तो देखा जाए तो प्राचीन काल में सत्ता हस्तांतरण हत्या के द्वारा ही होता था। लेकिन कुछ ब्राह्मणवादियों ने जानबूझकर मौर्य वंश को नीचा दिखाने के लिए सिर्फ मौर्य वंश के हत्या को ही हाईलाइटेड किया। सम्राट अशोक की सीमाएं ईरान, तिब्बत और वर्मा तक थी, जबकि बृहदत्त से पूर्व ही मौर्य साम्राज्य सिकुड़कर सिर्फ मगध तक रह गए थे। जो दक्षिण भारत था वहाँ पे सातवाहनों का कब्जा था। सातवाहन भी बौद्ध मार्गी ही थे और सम्यक संस्कृति के ही प्रमाण मिले हैं उनके। पश्चिम में पंजाब तक हिंद बैक्ट्रियाई शासकों का राज्य विस्तार हो गया था। इसके तमाम पुरातात्विक सबूत, स्तंभ लेख, राज्यों की मुहरें प्रमाण के तौर पर मिल चुकी है। सातवाहन शासक का संस्थापक सिमुक था। उसकी मुद्रा पर बौद्ध चैत्य बना हुआ है। उस पर पाली भाषा और धम्म लिपि में रिने गौतमी पुतस श्री सात कनिष लिखा हुआ पाया गया है। यहाँ पे जो श्री लिखा हुआ है इसी को संस्कारित करके बाद में श्री बना दिया गया, यानी कि श्री की उपाधि भी बौद्ध और सम्यक संस्कृति की ही देन है। अब सोचने वाली बात यह है कि जब मौर्य साम्राज्य पूरे भारत सहित अफगानिस्तान और ईरान की सीमाओं तक था, तब भी सातवाहन उनसे स्वतंत्र कैसे हो गए थे और उन क्षेत्रों पर अधिकार कैसे कर लिए थे? जाहिर सी बात है कि धम्म बाधा नहीं थी किसी भी शासक के, किसी धम्म के पालन करने वाले शासक के राज्य को कब्जा करने में। और यही हाल हिंद बैक्ट्रियाई शासकों का था। वो पश्चिम क्षेत्र में पूरी तरह से कब्जा कर चुके थे, लेकिन वो भी सम्यक संस्कृति का ही पालन करते थे। उसमें से एक यूनानी शासक था डेमेट्रियस प्रथम अथवा दमित्र। उसका उत्खनन में चैत्य दान दिया हुआ स्तंभ लेख मिला हुआ है। उसमें धम्म लिपि में लिखा हुआ है थमोदान। यही नहीं, यवन शासक द्वारा निर्मित आज कई मुद्राएं भी मिली हैं जिस पर धम्मचक, चैत्य, हाथी का निशान भी मिला है। और तो और यवन सेनापति मिनांडर जो कि इतना ज्यादा धम्म प्रेमी था कि उसका नाम मिलिंद से प्रसिद्ध हुआ और उसके नाम पर लिखी किताब मिलिंद वग्गो आज भी बौद्धों में काफी प्रचलित है। कुल मिलाकर मौर्य साम्राज्य के चारों तरफ के जो अन्य राजा थे वो भी सम्यक मार्ग के ही थे और ये लोग एक दूसरे के राज्य क्षेत्र
क्षेत्र को कब्जाने की कोशिश में रहते थे। तो इससे ये कहीं से भी साबित नहीं होता कि सुंग मौर्य शासक की हत्या इसलिए कर दिया क्योंकि वो वैदिक था। अगर एक पल के लिए मान भी लें कि उस समय कोई वैदिक कल्चर था और सुंग वैदिक का पालन करता होगा, तो उस हिसाब से मौर्य जो कि बौद्ध मार्गी थे वो ठीक अपने से उलट मार्गी को इतने बड़े पोस्ट पर कतई नहीं रखते। यहाँ तक कि सुंग ने जब सत्ता पे कब्जा कर लिया उसके बाद भी उसने कोई भी सत्ता में विस्तार नहीं किया। उल्टे उसने जो कायरतापूर्ण वृहदत्त की हत्या की थी उसके एवज में वह जिंदगी भर अपने विरोधियों से संघर्ष करता रहा। और इस सीरीज के फर्स्ट पार्ट यानी कि वीडियो 134 में आप देख ही चुके हैं कि सुंग वंश के जितने भी मुद्राएं मिली हैं, अभिलेख मिले हैं या जो भी दर्शनीय या पठनीय उत्खनन प्रमाण मिले हैं वो सभी के सभी सम्यक मार्ग से ही जुड़े हुए हैं। अब इसके साथ ही एक और दुष्प्रचार किया गया है पुष्यमित्र सुंग के बारे में कि उसने मनुस्मृति की रचना करवाई थी, उसने रामायण की रचना करवाई थी। दरअसल यह दुष्प्रचार केदारनाथ पांडे उर्फ राहुल संस्कृत्यायन की देन है। उन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है वोल्गा टू गंगा, उसी में इस तरह की बातें लिखी हैं, लेकिन सबूत के नाम पर नील बटे सन्नाटा है। लेकिन सवाल यह है कि उन्होंने ऐसा क्यों लिखा, इसके पीछे भी एक कारण है। दरअसल वो भी ब्राह्मणवाद के झांसे में आ गए थे। 20वीं सदी बौद्ध मार्ग के लिए बहुत ही सेंसिटिव दौर था क्योंकि उस समय उत्खनन के बहुत सारे प्रमाण निकल रहे थे। जो शिलालेख थे उसको धीरे धीरे अंग्रेज पढ़ रहे थे, ब्राह्मणों को तो पढ़ना आता नहीं था। तो इसीलिए कोई भी बात उस समय के लेखक जो लिखते थे बौद्ध मार्ग के बारे में वो जरूरी नहीं थी कि वो पूरी तरह से सत्य हो, क्योंकि राहुल संस्कृत्यायन के मरने के बाद यहाँ तक कि बाबा साहब के भी जाने के बाद बहुत सारे अभिलेख मिले हैं सम्राट अशोक के और अन्य वंशों के, जिनसे बहुत सारी नई नई इंफॉर्मेशन सामने आई है। तो उसी दौरान ब्राह्मणों ने कुछ ऐसे किरदारों के नाम पर जो किसी न किसी तरह से प्रचलित कर दिए गए थे, भले ही उनके प्रमाण शून्य ही क्यों न हो, लेकिन कागज पर उनके नाम पर खूब गप्पे हाके। ऐसा ही एक उदाहरण है कालिदास। कालिदास को ब्राह्मणों ने गुप्त काल में फिट किया, फिर उसके नाम पर देवनागरी लिपि में गपागप गप्पे कागज पर हाकी गई। याद रखें नागरी लिपि 9वीं सदी के बाद आई है और देवनागरी तो 12वीं 13वीं सदी के बाद विकसित हुई है, और कागज आया है 16वीं सदी में, और 20वीं सदी में बैठकर गपागप गप्पे हाकी गई और क्रेडिट दिया गया 4वीं 5वीं सदी के कालिदास को। अब इसी कालिदास के नाम पर एक किताब लिखी गई मालविकाग्निमित्रम। इस नाटक में मालव देश की राजकुमारी और विदिशा का राजकुमार अग्निमित्र सुंग के पात्र का वर्णन है। अब जब कालिदास की बात चली ही है तो इसकी पूरी गपोड़ लीला सुन ही लीजिए। आपने विश्वामित्र और शकुंतला की कहानी सुनी होगी, ये भी गपोड़ लीला इसी कालिदास के नाम पर अभिज्ञान शाकुंतलम के नाम पर लिखी गई। आप पूरा इतिहास धो पोंछ कर सुखा लीजिए, लेकिन कहीं भी शकुंतला की कहानी इस नाटक के अलावे नहीं मिलेगी। और फिर इसी नाटक को उठा के महाभारत में और पुराणों में घुसेड़ दिया गया, और कुछ अबोध जनता तो उसे भी इतिहास समझ बैठी है एक नाटक को। अब इसकी एक दूसरी गपोड़ लीला सुनिए। कालिदास को स्थापित किया गुप्त वंश के दरबार में, लेकिन कालिदास गुप्त वंश के बारे में मुंह तक नहीं खोलता है। मुंह कहाँ खोल रहा है तो सुंग वंश के बारे में, और तो और गुप्त वंश में देवनागरी लिपि का अता पता नहीं था, और गुप्त वंश में जो लिपि चलती थी धम्म लिपि, उस लिपि को 19वीं सदी में अंग्रेजी स्कॉलर्स ने पढ़ा। और कमाल की बात ये रही कि देवनागरी लिपि में कालिदास के गप साहित्य मिलने लगे 20वीं सदी में। और यही हाल चाणक्य का था। चाणक्य को उठा के फिट किया मौर्य वंश में, और चाणक्य अपनी किसी भी किताब में मौर्यों के बारे में कुछ भी नहीं बोलता। चाणक्य पर मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है, अगर किसी को भी संदेह है तो जाकर प्लेलिस्ट एक बार जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। अब ब्राह्मणों की हमेशा एक चाल रही है, हमेशा ही ये एक किताब लिखते हैं और फिर उस किताब के एक किरदार को उठाकर फिर एक नई किताब लिख देते हैं, और इस किताब का प्रमाण देंगे कि नहीं इसका नाम उस किताब में आया है इसीलिए ये किताब सही है। और यहीं पे फंस गए राहुल संस्कृत्यायन। ब्राह्मणों ने दिखाया कि कालिदास ने सुंग का वर्णन किया है और इसीलिए वो वैदिक था, क्योंकि कालिदास तो सिर्फ ब्राह्मणों के किरदारों की बात करते थे। भले ही कालिदास के जन्म मरण स्थान और उनका लिखा हुआ एक फूटी कौड़ी तक आज तक नहीं मिला, लेकिन कागज पर सारी की सारी किताबें मिल गई 20वीं सदी में। तो जब राहुल संस्कृत्यायन इस झांसे में फंस गए तो आप सोचिए कि जो आम जनता है वो सुंग को अगर राम कह रही है तो उसमें इनकी क्या गलती है भाई। जब आप फर्जी शिलालेख उठा के दिखा दोगे कि अयोध्या में शिलालेख मिला है अश्वमेध यज्ञ का
जिसका हम खंडन कर चुके हैं पिछले वीडियो में, तो आम जनता तो यही समझेगी ना। फिर आप प्रचार करोगे कि वाल्मीकि ने वहाँ पे बैठ के रामायण लिखवा दिया, तो आम जनता तो वही समझेगी कि पुष्यमित्र शुंग ही राम है। कुल मिलाकर यह एक षड्यंत्र खड़ा किया गया ताकि आम जनता अपना असली इतिहास ही न जान सके और गलत इतिहास में फंस जाए, ताकि पूरे विश्व पटल पर इनका मजाक उड़ता रहे और इनकी बात को ही कोई सही न माने। यही हुआ है। जिस मौर्य काल की और गुप्त काल की लिपि 19वीं और 20वीं सदी में अंग्रेज पढ़ते हैं, उनकी कहानी देवनागरी लिपि में 20वीं सदी में लिख दी गई। जिन लोगों को उन्हीं शासकों का शिलालेख पढ़ने नहीं आ रहा था, वो लोग इतिहास बताने चले हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने रामायण लिखवा दिया। महाभारत किस पर लिखवाया था? कागज तो आया है 15वीं 16वीं सदी में। और मैंने वीडियो 132 में भी दिखाया है कि सबसे पुराना जो भोजपत्र का पन्ना मिला है वो 9वीं सदी का मिला है। तो ईसा पूर्व में वाल्मीकि या मनु किस पर रामायण और मनुस्मृति लिखवा रहे थे? किस शिलालेख पर लिखवाए हैं? कहाँ प्रमाण मिला है? जब धम्म लिपि में संस्कृत के जो मुख्यतः अक्षर हैं वो पाए ही नहीं जाते, तो किस लिपि में पुष्यमित्र शुंग ने मनुस्मृति और रामायण की रचना करवाई थी? इन सारे ही पॉइंट्स को न तो राहुल संस्कृत्यायन ने ध्यान दिया और न अब के कुछ लोग ध्यान देते हैं, और इसीलिए इस तरह की गलतफहमी लगातार प्रचारित होती गई और लोग एक्चुअल इतिहास से भटक जाते हैं। अब लगे हाथ एक और प्रश्न का उत्तर भी आप देख लीजिए, जिसमें यह कहा जाता है कि दिव्यदान के अशोकावदान में लिखा है कि पुष्यमित्र ने बौद्धों का कत्लेआम करवाया था। पहले तो अशोकावदान का वह श्लोक देख लीजिए जो संस्कृत में लिखा हुआ है। पुष्यमित्र भिक्षुओं को मारता और संघारामों और बौद्ध विहारों को जलाता चला गया। वह सियालकोट तक पहुंचा और घोषणा की कि जो मुझे एक बौद्ध का सिर लाकर देगा उसे मैं 100 दिनार दूंगा। आपको यह बात याद रखना होगा कि भारत में पिछले 1000 सालों में कौन लोग लिखने पढ़ने का अधिकार का जिम्मा संभाल रहे थे। फिर इनके हाथ से गुजरे कागज पर आपका इतिहास कितना सच होगा आप समझ सकते हैं। अब जिस दिव्यदान को लेकर इतना हो हल्ला मचा हुआ है, वह दिव्यदान कितना विश्वसनीय है इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इसमें पुष्यमित्र शुंग को मौर्य साम्राज्य का आखिरी उत्तराधिकारी कहा गया है। दिव्यदान पुस्तक के अनुसार मौर्य सम्राट के अधिकारी कुणाल, संप्रति, बृहस्पति, वृषसेन, पुष्यधर्मन, पुष्यमित्र थे। तो फिर ये कैसे कहा जा रहा है कि पुष्यमित्र शुंग बौद्धों का हत्यारा था? और यही दिव्यदान पुस्तक एक तरफ पुष्यमित्र शुंग को हत्यारा बता रही है और दूसरी तरफ मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी। आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि पिछले 1000 साल से पाली साहित्य गायब है और जितने पाली साहित्य थे उनको संस्कृत में ट्रांसलेशन कर लिया गया। ये भी अशोकवदान संस्कृत में ट्रांसलेशन करके उपलब्ध है। इसका कौन राइटर है या संस्कृत में जिसने ट्रांसलेशन किया उसने सही ही लिखा, इसकी क्या गारंटी है? इसकी कोई जवाबदेही तय करने को तैयार नहीं है। बस लिख दिया वही सही है। और किसमें लिखा है? देवनागरी लिपि में, जो कि पिछले 1000 साल के अंदर की लिपि है। तो जो लिखावट ही पुष्यमित्र शुंग के 1500 साल बाद की है या उससे भी बाद की है, वो कितना सही होगी तब जब पिछले 1000 साल से बौद्ध साहित्य ब्राह्मणों के हाथ में रहा है। आप श्रीलंका तक चले जाइए, भारत में तो ब्राह्मणों का कब्जा ही था पिछले 1000 साल से। श्रीलंका में भी ब्राह्मण पहुंच गए थे और वहाँ की भी जो पाली साहित्य है उसका संस्कृत में भी ट्रांसलेशन हुआ है। तो पाली को किस कदर संस्कृत में लिखा गया है इसका अंदाजा आप इस उदाहरण से लगा लीजिए कि बुध को बुध लिख दिया, अशोक को अशोक लिख दिया, विक्रमादित्य को विक्रमादित्य लिख दिया। सोचिए, नाम तक बदल दिया। ये कितनी बड़ी गहरी साजिश है। तो फिर बाकी शब्दों की ये किस तरह से बदले हैं इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। अब एक पल के लिए यह मान भी लें कि चलो पुष्यमित्र शुंग ने बौद्धों का कत्लेआम करवाया था, तो जरा सोचिए कि पुष्यमित्र शुंग जब मगध पे कब्जा किया तो उसके चारों तरफ तो बौद्ध शासक ही थे। पश्चिम में हिंद बैक्ट्रियाई थे जो कि सम्यक मार्ग पालन कर रहे थे, और साउथ में सातवाहन थे, वो भी सम्यक मार्ग पालन कर रहे थे। तो जब उसकी लड़ाई दोनों में से किसी से भी होगी तो मरेगा तो बौद्ध ही। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि वह इतिहास जो कागज पर लिखा गया है बिना किसी वैलिड रेफरेंस के, उसकी बजाय जो शिलालेख हैं, जो जमीन की खुदाई से पठनीय और दर्शनीय सबूत मिल रहे हैं, उन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि मिलावट
बगावट की संभावना सिर्फ और सिर्फ कागज पर है। सत्ता बदली और इतिहास बदल जाएगा। शुंग पर और भी बहुत सारे वैलिड प्रश्न अगर आपके पास हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर दर्ज कीजिए। आगे इस पर मैं कुछ और भी वीडियो ला सकता हूँ। साथ ही साइंस जर्नी अब सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी उपलब्ध है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, उस पर क्लिक करके वहां पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों आज बस इतना ही। धन्यवाद।